बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर मिस मलिहा यास्मीन। आज हमारे चैप्टर 1 से लेक्चर नंबर 15 है, जो कि इस यूनिट का लास्ट लेक्चर है, लास्ट एसएलओ बेस्ड लेक्चर है, जिसमें हम ये देखेंगे कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कैसे कंजर्व किया जाता है। आप जानते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनकी बहुत कम नंबर इस दुनिया में बाकी रह गया है। बाकी तमाम मेंबर्स इनके किसी न किसी डिजास्टर की वजह से, किसी न किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से या नेचुरल डिजास्टर की वजह से या तो खत्म हो चुके हैं या फिर वो इस काबिल नहीं रहे कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। हम जो बाकी के स्पीशीज हमारे पास मौजूद हैं, हम उनकी कंजर्वेशन के लिए यानी उनकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज की जा सकती हैं वो हम देखेंगे। फर्दर असिस्टेंस के लिए आपके पास लेसन प्लान अवेलेबल है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। हमारे आज का एसएलओ है सजेस्ट एंड राइट सम मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपने स्टूडेंट्स ने बताना है कि जो स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं इनको कैसे बचाया जा सकता है। अगर हम कुरान मजीद में देखें तो कुरान मजीद में भी हमें कंजर्वेशन का हुक्म या इंडिकेशन मिलती है। सूरह अराफ की आयत नंबर 56 है, एंड डू नॉट मेक मिसचीफ इन द अर्थ, कि ज़मीन में फसाद पैदा ना करो, आफ्टर इट हैज़ बीन सेट इन ऑर्डर, एंड कॉल अपॉन हिम विद फियर एंड लॉन्गिंग। अल्लाह ताला से डरते रहो और उसे उसका जिक्र करते रहें। श्योरली अल्लाह's mercy is close to those who do good। यकीनन जो लोग अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला का रहम फजल उन पे ज़रूर मिलेगा उन्हें। पहला हिस्सा आप इस आयत का देखें तो क्लियरली आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने ऐसी किसी भी एक्टिविटी को नापसंद फरमाया है, मना फरमाया है, जिससे बिगाड़ पैदा हो, जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह का कोई खतरा पैदा हो, कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन आए। खा वो एक प्लांट को तोड़ना ही हो, खा वो किसी पहाड़ को गिराना हो, या किसी भी नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट करना हो। जैसे पानी है, पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, जब हम उसे वेस्ट करते हैं तो ये भी अल्लाह ताला के इस हुक्म की नाफरमानी में शामिल होता है। और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि ऑल क्रिएचर्स आर गॉड्स डिपेंडेंट्स, कि तमाम मखलूक खुदा का कुंबा है, एंड द बेस्ट अमंग देम इज द वन हु इज द मोस्ट यूजफुल टू गॉड्स डिपेंडेंट्स। और इन तमाम मखलूकात में से सबसे अच्छी मखलूक, सबसे अच्छा शख्स वो है जो कि इस अल्लाह ताला की दूसरी तमाम मखलूकात के लिए बेहतरीन है। यानी ऐसा शख्स जो दूसरों के लिए फ़ायदा पैदा करता है, जो दूसरी स्पीशीज सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी फ़ायदेमंद है, वो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन है। यानी इससे हमें क्या हुक्म मिलता है, जब हम पहले कुरान मजीद में देखते हैं तो हमें बिगाड़ पैदा करने से मना फरमाया गया है, और जब इस हदीस का हवाला देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तो बिगाड़ पैदा नहीं करना, बल्कि जो बिगड़ी हुई चीज़ है उसे बेहतर बनाना है। यहाँ से कंजर्वेशन के लिए हमें क्लियर इंडिकेशंस मिलती हैं कि जो स्पीशीज इस दुनिया से नापैद होने का खतरा है, जिन्हें जो हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर रही हैं चेंजेस, उन चेंजेस को ना सिर्फ पैदा होने से रोका जाए बल्कि जो पैदा हो रही हैं उनके इफेक्ट्स को भी कम किया जाए। और यही हम आज के लेक्चर में भी पढ़ेंगे। एक छोटे से क्विक रिकैपिंग एक्टिविटी करते हैं। आपके पास सामने कुछ तस्वीर आएंगी, आपने इन तस्वीर को देखना है। इसमें कोई ना कोई थ्रेट शामिल है, हो सकता है कुछ तस्वीर में ना भी हो। आपने उस इन्वायरमेंटल थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि ये इन्वायरमेंटल थ्रेट आपके सिटी में बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। यानी अगर वही एक्शन आपके सिटी में, आपके रीजन में, आपके इलाके में हो रहा हो तो इस पे बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा, लिविंग स्पीशीज इससे कैसे अफेक्ट होंगी। एक जुमले में, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 जुमलों में आपने इसका आंसर अपने टीचर को बताना है। सबसे पहली तस्वीर ये है जिसमें दरख्तों को काटा जा रहा है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें विजिबिलिटी बहुत कम हद तक हो चुकी है और इसकी वजह एयर पोल्यूशन है। क्या आपके नजदीक ये एक थ्रेट है या नहीं? नेक्स्ट इज ये अर्बनाइजेशन, शहरों का फैलाव बहुत ज्यादा, यानी ओवर पॉपुलेशन। ये एक तस्वीर है, क्या इसमें कोई ऐसा थ्रेट मौजूद है या नहीं, आपने आइडेंटिफाई करना है और इसका इफेक्ट बताना है एनवायरनमेंट पे क्या होगा। दिस वन, ये एक हंटर है और इसके साथ ये लेपर्ड है। ये सीन तो आप आजकल अपने हम गली मोहल्लों में बकसर देखने को मिलता है। ये एक एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल है, और एक रोड साइन उसके मुंह में अटक चुका है। आई होप कि आप हर तस्वीर में मौजूद थ्रेट को आइडेंटिफाई करके उसका इफेक्ट भी बता सकते हैं।
अगर नहीं तो आपके टीचर आपको हेल्प आउट करेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जितने भी थ्रेट्स आपने पढ़े हैं इन सबको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली रेमेडी, सबसे पहली सजेशन, सबसे पहला सोल्यूशन जो होना चाहिए वो ये है अवेयरनेस का, कि हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए, अपनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पता होना चाहिए, उन स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, यानी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अब और ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का इल्म होगा तो ही हम उसके लिए कुछ बेहतर सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को जान नहीं पाएंगे तो हम उसकी बेहतरी के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट का। और ये कैसे होगा कि हमें अपने एनवायरमेंटल थ्रेट्स के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, जो मेजर थ्रेट्स थे उनकी कॉजेस का पता होना चाहिए, इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, उनका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, किन किन एरियाज को अफेक्ट कर रहा है, इस सब के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ताकि उसी सूरत में हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकेंगे। एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो, यानी पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को इस तरह से डिग्रेड कर रही है, तो ही आप उसके लिए रेमेडी सजेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू वर्क और स्कूल, टेक द बस, कि हमें अपनी इंडिविजुअल कन्वेंस की बजाय एक लोकल कन्वेंस यूज़ करनी चाहिए ताकि फ्यूल का कम एक्सपेंडिचर हो। अब जब फ्यूल कम बर्न होगा तो एयर पोल्यूशन में कमी आएगी, और एयर पोल्यूशन में कमी आने का मतलब क्या है कि हमारी जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं, फ्लाइंग एनिमल्स हैं, उनको सेफ वे मिलेगा। या फिर हम अपनी साइकिल चलाएं जो कि बिल्कुल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगी। ये छोटा सा स्टेप है जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ बाय रीयूजेबल प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ों की खरीदारी करें या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसा कि ग्लास बॉटल्स के में जो भी कंटेंट होगा हम उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे डेकोरेशन पीस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और आइटम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ एज ए कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल बैग्स इस्तेमाल करें ताकि वो बार बार किसी मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहें और हमें मार्केट से परचेज ना करने पड़े, क्योंकि जब किसी चीज़ की परचेज कम होती है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसकी प्रोडक्शन भी कम होती चली जाती है। रीयूजेबल कप्स इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों को परचेज ना करें जो कि डिस्पोजेबल गुड्स हों, जैसे कि पेपर टॉवल्स हैं। आपको पता है कि एक पेपर ट्रीज से बनता है, वुड से बनता है, वुड पल्प से बनता है। जब पेपर की कंजम्पशन कम होगी तो दरख्तों की कटिंग भी यानी डिफोरेस्टेशन भी कम होती चली जाएगी। प्लास्टिक बॉटल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकल तो किया जा सकता है लेकिन डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक बैग्स को कम से कम यूज़ करें ताकि उनका जो डिस्पोजल है वो भी ना करना पड़े, क्योंकि आप जानते हैं कि एक प्लास्टिक का प्रोडक्ट उसे डिकम्पोज होने में नियरली 500 ईयर्स दरकार है। ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और ऐसी प्रोडक्ट से बिल्कुल अवॉइड करें जो कि एनवायरनमेंट के लिए किसी तरह से भी नुकसानदेह हो। और जिन प्रोडक्ट्स जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जब उनका सेट पर्पस ख़त्म हो जाए तो उन्हें रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हमने आज का पढ़ लिया तो इससे बेहतर है कि ज़ाया करने के बजाय उसे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, कोई नई प्रोडक्ट बना ली जाए उससे। और ये सारे स्टेप्स उसी वक्त मुमकिन है जब हमें एनवायरनमेंट्स के इफेक्ट का पता हो। नेक्स्ट, सिर्फ खुद को ही अवेयर करना जरूरी नहीं है बल्कि हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी अवेयर करना चाहिए। फॉर दिस पर्पस वी मे डिज़ाइन पोस्टर्स, और दूसरों को अवेयर करने के लिए हम मुख्तलिफ पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्लेकार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं जिन्हें पढ़ के दूसरों को अंदाज़ा हो सके कि हमारी एनवायरनमेंट किस तरफ जा रही है। अवेयरनेस अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अवेयरनेस से ही प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की तरफ कुछ कदम बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज द स्टॉप हंटिंग इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, इनके इंडेंजर्ड होने की सबसे बड़ी वजह में से एक वजह ओवर हंटिंग है। हंटिंग की जाती है, पहले लेक्चर्स में भी आप देख चुके हैं कि हंटिंग या तो फूड के लिए की जाती है या फिर ट्रॉफी के लिए की जाती है, यानी इनाम मिलने के लिए की जाती है, अपनी ब्रेवरी शो करने के लिए की जाती है,
सो इन तमाम एस्पेक्ट्स की वजह से एनिमल्स का नंबर बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है, कुछ एनिमल्स का नंबर, जिनमें से एक सबसे बड़ी एग्जांपल है मारखोर की। ये आपके सामने इसकी पिक्चर है। मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, इसके बावजूद ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। क्यों है? क्योंकि इसको ओवर हंट किया गया है ट्रॉफी की वजह से और फूड की वजह से। ये इस हद तक इसका नंबर रिड्यूस हो चुका है कि ये 800 तक आ चुका है। सो इन तमाम कॉजेज को अवॉइड करते हुए ऐसी हंटिंग को बैन कर देना चाहिए। ये एक और स्पीशी है जो कि ओवर हंटिंग की वजह से एंडेंजर्ड है, पंजाब घड़ियाल। और इसकी ओवर हंटिंग की वजह यह है कि ये इसका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है खाने में, क्योंकि आबादी बढ़ने की वजह से ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना मुश्किल हो गया है। ये भी हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत अहम स्पीशी है, लेकिन अब ये इसका नंबर कम होता चला जा रहा है। सिंध आइबेक्स, ये भी गोट की एक फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी एंडेंजर्ड होने की वजह भी ओवर हंटिंग है। और ओवर हंटिंग ये ट्रॉफी के लिए की जाती है, यानी इसको हंट करना एक बहादुरी, एक फतहमंदी की कामयाबी की अलामत समझा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रैक्टिस को, इस इलीगल प्रैक्टिस को रोक देना चाहिए। और इसके एंडेंजर्ड होने की एक वजह हैबिटेट लॉस भी है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। So, the area of endangered animals should be declared as prohibited for hunting. जिन इलाकों में ऐसे एनिमल्स रहते हैं उनको बैन कर देना चाहिए हंटर्स के लिए। उन इलाकों में, जिनके हैबिटेट्स में, उनकी लिविंग प्लेसेस पे हंटिंग मना होनी चाहिए। इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज शुड पनिश द हंटर्स फॉर एंडेंजर्ड एनिमल्स। कानून को अपना काम करते हुए ऐसे हंटर्स को स्ट्रिक्टली पनिश करना चाहिए ताकि ऐसी क्रूअल प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। The third suggestion is restoration of destructed habitats. कि ऐसे एनिमल्स जो अपने हैबिटेट के ख़त्म होने की वजह से एंडेंजर्ड हो गए हैं, उनके हैबिटेट्स को रिस्टोर किया जाए। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है कि इंसान के पास अगर रहने के लिए घर ना हो तो अल्टीमेटली उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। जो एनिमल्स दरख्तों पे रहते हैं, अगर वो दरख्त ही ख़त्म कर दिए जाएं तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे? दरख्त एनिमल्स का हैबिटेट है। हमें हैबिटेट्स को रिस्टोर करना चाहिए। रिस्टोरिंग का मतलब है रिटर्निंग, यानी वापसी। और एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने का मतलब यह है कि उसमें एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स दोनों को रिस्टोर किया जाए। एबायोटिक फैक्टर्स में सॉइल क्वालिटी इंप्रूव की जाए, सॉइल क्वालिटी एसिडिक ना हो, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन ना हो जो कि एनिमल्स के लिए खतरा बने। वाटर कंटेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा टेम्परेचर अप्रोप्रिएट हो, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी वहाँ ना हो। एयर क्वालिटी भी अच्छी हो, एयर पोल्यूशन ना हो, यानी विजिबिलिटी, जो बर्ड्स हैं उनको फ्लाई करने के में मसला ना हो। इसी तरह बायोटिक फैक्टर्स ये हैं कि तमाम रिक्वायर्ड स्पीशीज़ जो एक इलाके के लिए चाहिए वो वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। किसी भी एक स्पीशीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ नहीं जाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस हो जाना चाहिए, यानी प्रेडेटर और प्रे, इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रेडेटर ज़्यादा होंगे तो भी इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, और अगर प्रे ज़्यादा होगा तो भी इकोसिस्टम को खतरा है। इंटरेक्शंस अमंग स्पीशीज, और इन प्रेडेटर और प्रे और प्लांट्स, इनका आपस में जो इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि तमाम मेंबर्स को फ़ायदा मिल सके। जब हम इन तमाम फैक्टर्स पे काम करेंगे तो हमारा हैबिटेट एनवायरनमेंट अल्टीमेटली रिस्टोर हो जाएगा। स्नो लेपर्ड एक ऐसा एनिमल है जो कि एंडेंजर्ड है, और इसके एंडेंजर्ड होने की वजह यह है कि इसका हैबिटेट शदीद खतरे से दो चार है। इसका हैबिटेट क्या है कि ये पाकिस्तान में लोअर सब ट्रॉपिकल हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है, पहाड़ों पे रहता है, सर्द इलाकों में रहता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो टेम्परेचर चेंज होता चला जा रहा है, उस टेम्परेचर की वजह से इसको शदीद खतरा लाहिक है। तकरीबन 30% लॉस इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। हमें ऐसे तमाम एक्शन से गुरेज करना चाहिए जो ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करें। These habitats must be restored to let the endangered animals breed appropriately. जब किसी के पास मुनासिब घर रहने के लिए होगा तभी वो फ्लरिश कर सकता है, तभी वो ग्रो कर सकता है और डेवलप कर सकता है। ये तीन वो मेन सजेशंस थे जिनके बेस पे
हम एंडेंजर्ड स्पीशीज को खतरनाक हद तक मदूम होने से बचा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखते हैं। माउंटेन हैबिटेट, इसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज का और हंटिंग का। क्लाइमेट चेंज लीड करती है, अल्टीमेटली लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसका सोल्यूशन क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए। ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए आप जितनी भी सजेशन है वो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पे से डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा थ्रेट था बहुत बड़ा हंटिंग, उसे कम करने के लिए ऑल्टरनेट फूड सोर्सेज यूज किया जाए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए। फॉरेस्ट हैबिटेट को कैसे बचाया जा सकता है? फॉरेस्ट हैबिटेट को सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो दरख्त काटे जा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें और नए जंगलात लगाने की तरफ इकदाम करें। एक्वेटिक हैबिटेट, थर्ड वन, इसको सबसे बड़ा खतरा पोल्यूशन से है, ये इसका मेन थ्रेट है। और इसका सोल्यूशन ये है कि हम वेस्ट जितना भी मटेरियल है, डोमेस्टिक वेस्ट है या वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसे वाटर बॉडीज में डंप ना करें, बल्कि उसको सेफली डिस्पोजल करें। और जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनके इर्द गिर्द प्लांट्स लगाए जाएं ताकि पानी का कंटेंट रिसाइकल होता रहे और पानी साफ हो। एक छोटी सी एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक डिस्ट्रक्टेड पार्क की है। ये पार्क आपके इर्द गिर्द भी हो सकता है, कोई ऐसा पार्क जिसकी खस्ता हालत हो, जो मुकम्मल तौर पर रिस्टोर ना हुआ हो, तो आप उसे रिस्टोर करने के लिए कौन कौन से मेजर्स करेंगे, उन सब की आपने एक लिस्ट बनानी है। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप क्लास में बना सकते हैं, अदरवाइज आप घर जाएं, अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करें, इस पिक्चर को देखें बार बार और उन तमाम मेजर्स को लिस्ट करें जो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रैप अप कर लेते हैं अपना लेसन। रैप अप, हमने वो सजेशंस पढ़ी हैं जिनकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को, एंडेंजर्ड स्पीशीज को रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, मेक अदर्स अवेयर ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, pollution, urbanization to living organisms, as well as about the importance of endangered species, यानी awareness about threats and remedies. Next one is raise voice to make hunting stop illegal hunting. इसके लिए आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, पोस्टर ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं ताकि दूसरों को अवेयरनेस हो और किसी ना किसी लेवल पे जाके वो ट्रिगर करे और हंटिंग को स्टॉप करने के लिए इकदाम किए जाएं। मेक एफर्ट्स टू रिस्टोर द डिस्ट्रक्टेड हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, हम एक इंडिविजुअल लेवल पे जिस हद तक कोशिश मुमकिन हो वो करनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट में हैबिटेट्स को रिस्टोर किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के इलाकों में लगा सकते हैं, स्कूल में लगा सकते हैं, ताकि और इससे दूसरों को भी तरवीज मिलेगी कि वो इकदाम करें हैबिटेट्स को रिस्टोर करने के लिए। सो अब हमारी असेसमेंट का टाइम है। ये एक्टिविटी, ये वर्कशीट है आपके सामने, इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है। पिक्चर्स आपके सामने दी गई हैं, 4 तस्वीरें हैं। हर पिक्चर को देखते हुए उस पिक्चर में मौजूद थ्रेट, उस थ्रेट की वजह से असरात क्या होंगे और फिर उसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, वो आपने बताना है। ड्यू टाइम में इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए, अपने टीचर को रिटर्न कीजिए और घर में आपने क्या करना है, आपने दूसरों को अवेयर करने का काम करना है। एक पोस्टर बनाना है जिसका थीम क्या हो कि एवरी प्लांट एंड एनिमल इज इम्पॉर्टेंट। आपने अपने पोस्टर के जरिए बताना है कि हर जानवर और पौधा अहम है, इसलिए उसे बचाया जाए। एक खूबसूरती से अपने पोस्टर तैयार करके क्लास में डिस्प्ले करना है और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर 1 का कंप्लीट रिव्यू देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।